हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स चाहते हैं, यानी कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं के नोट्स चाहते हैं, जो लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं, तो उसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम टाइम के लिए रिवीजन के लिए नोट्स चाहते हैं वन लाइनर में, तो वो वन लाइनर वाले भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए भी नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी नोट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर यूपी पीजीटी का आपका जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। और इसके अलावा अगर आप थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो ये भी नोट्स मिल जाएंगे, और इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। अभी यहाँ पर 31 मई तक ऑफर चल रहा है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट, नोट्स एंड जीएस के प्रैक्टिस सेट में इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। 200 प्रश्न हुए थे, उसके बाद के प्रश्न कराए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्य में धर्म, प्रजा एवं रति की विवेचना की है? आईपी देसाई, जीएस घुरिये, पीएन प्रभु, केएम कपाड़िया। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं, आंसर दे। आईपी देसाई की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ठीक है, ये हो जाएगी, जो कि 1964 में आती है। इसके अलावा द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, ये हो जाएगी, ये 1956 में आती है, ठीक है। 1956 में पुस्तक आती है। पीएन प्रभु की इंपॉर्टेंट बुक है द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कपाड़िया होगा, ठीक है, के एम कपाड़िया होगा, इसे आप याद रखें, के एम कपाड़िया, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने हिंदू विवाह को क्या कहा था? हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह को क्या कहा था इन्होंने? हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है। ये बात किसके द्वारा की गई है? कपाड़िया के द्वारा की गई है। इनकी एक पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, काफी बार पूछी जाती है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है, ये याद रखेंगे, 1958 में आती है। और गुजरात के नवसारी पर इनका अध्ययन रहा है, ठीक है, गुजरात के नवसारी पर इनका अध्ययन रहा है केएम कपाड़िया का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अंतर्विवाद जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है या संबंधित है। ऑप्शन है हेनरी मैन, वेस्टरमार्क, मैक्स वेबर, ओसी कॉक। यहाँ पर बताए सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्विवाद जाति व्यवस्था का सार तत्व है, किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर वेस्टरमार्क हो जाएगा, ठीक है, वेस्टरमार्क हो जाएगा। और वेस्टरमार्क की अगर हम बात करते हैं, एक इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है, ये हो जाएगी।
ये कब आती है? 1891 में पुस्तक आती है। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित इन्होंने एक विवाही सिद्धांत दिया था। एक विवाहीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? परिवार की उत्पत्ति से संबंधित वेस्टरमार्क के द्वारा दिया गया है। और इसके समर्थक की बात की जाए, ठीक है, इसके समर्थक की बात की जाए तो यहाँ पर मेलानोव्स्की का नाम आएगा। ठीक है, मेलानोव्स्की का नाम आएगा। ये इनके क्या थे? समर्थक थे इस सिद्धांत के, एक विवाहीय सिद्धांत के। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वेस्टरमार्क। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक सेकेंड, वॉइस आ रही है ना? ओके। सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सामाजिक तथा सांस्कृतिक विघटन है। ठीक है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, या कथन किसका है? सांस्कृतिक और संस्थागत विघटन है। सामाजिक विघटन का कारण सांस्कृतिक और संस्थागत विघटन किसने माना? ऑप्शन देखिए, स्पेंगलर, टॉयनबी, कॉलमैनहिम, सोरोकिन। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्पेंगलर और टाइनबी ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था। स्पेंगलर ने 9 सभ्यता का अध्ययन किया था, टॉयनबी ने 21 सभ्यता का अध्ययन किया था। इनका चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत है, चुनौती प्रत्युत्तर सिद्धांत दिया है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। और यहाँ पर सोरोकिन होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक पुस्तक है सोशल एंड कल्चर। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स हो जाएगा। और ये कब आती है? 1937 से 1941 हो जाएगा इनका। एक इनकी पुस्तक है सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये 1947 में आती है। नई बुक्स आप याद रखें। ठीक है, नई अब ज़्यादा आ रही हैं। सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी ये कब आती है? ये 1927 में आती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और एक याद रख लीजिए आप, कंटेम्पररी सोशोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये किसकी पुस्तकें बताई गई हैं? सोरोकिन की। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना? ऑप्शन से दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, वॉलस्टीन। बताए, अनुकूलन और विचलन एक ही पैमाने के दो छोर है, ये किसने कहा? यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिमानहीनता की बात किसने की थी? दुर्खीम ने। ये क्या उन्होंने क्या कहा था? ये समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है, मात्रा का अंतर होता है, किसी समाज में ज्यादा तो किसी समाज में कम देखने को हमें मिलती है। फिर इसके अलावा मर्टन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मर्टन ने विचलन का कारण किसे माना था? सोसाइटी को ही माना था, स्ट्रक्चर को ही माना था, इसे आप याद रखेंगे। वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है? वॉलस्टीन की है। ये आपका यूपीपीजीटी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है कॉमन सोशियोलॉजी। चलिए बताएं, रेमंड एरो, बर्नार्ड रोजनबर्ग, पी.एन. प्रभु, जेम्स फ्रेजर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कॉमन सोशियोलॉजी। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या है? जेम्स फ्रेजर आप देख रहे हैं, इन्होंने, आप आंसर दें, जादू विज्ञान की अवैध बहन है। जादू विज्ञान की अवैध बहन है। ठीक है, जादू को विज्ञान की अवैध बहन किसने कहा है? फ्रेजर ने कहा है। ठीक है, और इन्होंने फ्रेजर ने जादू के प्रकार बताए हैं दो। एक बताया है इन्होंने अनुकरणात्मक जादू। ठीक है, अनुकरणात्मक जादू है। और दूसरा यहाँ पर सांसर्गिक जादू हो जाएगा। ठीक है,
सांसर्गिक जादू हो जाएगा। ये 2 प्रकार जादू के किसने बताए हैं? फ्रेजर ने बताए हैं। यहाँ पर रेमंड एरो है, ठीक है, रेमंड एरो है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण समाज के नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था? ऑप्शन देख लीजिए, व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार, गतिशीलता। ग्रामीण समाज के नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने किन मानदंडों को अपनाया? यहां पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता का सर्वप्रथम अध्ययन किया, ठीक है, व्यवस्थित अध्ययन माना जाता है इनका। इससे संबंधित इनकी पुस्तक क्या है? सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये आती है 1927 में आती है, 1927 में आती है। इसके अलावा इनका एक स्टेटमेंट है, स्तर विहीन समाज, ठीक है, स्तर विहीन समाज कल्पना मात्र है, ठीक है, स्तर विहीन समाज क्या है? कल्पना मात्र है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन नहीं पाया जाता है। और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। और इनके इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, ये आई है, ठीक है, जैसे कि उतार चढ़ाव का, ठीक है, उतार चढ़ाव का, घड़ी के पेंडुलम का, या केवल पेंडुलम लिखा हो सकता है, सीमाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? किंग्सले डेविस, डेनियल बेल, केसी जकारिया, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताया किसका कहना है कि भारत में जो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण है वे साथ साथ चल रहे हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस, ठीक है, किंग्सले डेविस हो जाएगी। इनकी एक पुस्तक है, मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, एक हो जाएगी इनकी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? ये इनकी पुस्तक है, किंग्सले डेविस की। और इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है किंग्सले डेविस ने। और इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसने की है? ठीक है, इस सिद्धांत की आलोचना किसके द्वारा की गई है? ट्यूमेन के द्वारा की गई है, इसे भी आप याद रखेंगे। और ये जो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, ये विल्बर्ट मूर के साथ मिलकर इन्होंने दिया है, विल्बर्ट मूर, ठीक है। ये आप देखेंगे, हो सकता है कभी कभी अकेले भी ऐसे ऐसे अकेले दे दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे। हो सकता है किंग्सले डेविस ना होकर केवल विल्बर्ट मूर दिया गया हो, है ना, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछ लिया जाता है। किंग्सले डेविस का इन्होंने अपने जो अध्ययन किया है समाजशास्त्र में, उसमें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का, ठीक है। और ये इनका ये भी इस तरह से पूछा गया है एग्जाम में,
शायद में भी स्त्रीकरण के जो उन्होंने स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया उसमें किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया, समथिंग कुछ इस तरह से प्रश्न बना था, तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप डेनियल बेल देख रहे हैं, ठीक है, डेनियल बेल देख रहे हैं तो इनकी भी बुक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, इसे आप याद रखेंगे, ये इनकी पुस्तक है। फिर इसके अलावा द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो जाएगा, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये इनकी हो जाएगी, ठीक है, डेनियल बेल की। ये यहाँ पर डेनियल बेल वाली, ये यहाँ पर पुस्तक, डेनियल बेल वाली पुस्तक ये यहाँ पर आपकी बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये बताई गई है, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्कीम, टाइलर, आरके मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन कब आती है पुस्तक, किसकी है पुस्तक, बताएं। मैक्स वेबर की, ठीक है, मैक्स वेबर की हो जाएगी। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ये किसकी है, मैक्स वेबर की है। और इनके अगर पुस्तकों की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रोटेस्टेंट, इथिक एंड द स्पिरिट, इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये हो जाएगी। एक याद रखें आप, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी हो जाएगी, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी हो जाएगी, ये किसकी है, मैक्स वेबर की। फिर इसके अलावा द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये कब आती है, 1925 में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सोशल एक्शन की बात वेबर ने की है, आइडियल टाइप की बात इसी पुस्तक में इन्होंने की है, ठीक है। और एक याद रखें इनकी मेथडोलॉजी वाली, क्या थी, मेथडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इनकी पुस्तकें हैं मैक्स वेबर की। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा विरोध के दो स्वरूप हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा अवैतिक है जबकि संघर्ष का रूप वैतिक होता है, या कहना है। ऑप्शन देख लीजिए, रॉबर्ट पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन। पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, ग्रीन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्क एंड बर्गेस की बुक की बात की जाए तो द अर्बन कम्युनिटी है, द अर्बन कम्युनिटी 1926 में आती है। द अर्बन कम्युनिटी पार्क एंड बर्गेस की है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्क एंड बर्गेस। यहाँ पर विकल्प में आप देख रहे हैं मैक्स वेबर दिया गया है, तो इन्होंने प्रतियोगिता को क्या कहा था, प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है। प्रतियोगिता या कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये इनका कहना था, ठीक है। और इन्होंने प्रतियोगिता के दो प्रकार बताए थे, ठीक है, प्रतियोगिता के दो प्रकार बताए थे वेबर ने, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। नियंत्रित अनियंत्रित प्रतियोगिता की बात इन्होंने की है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नियंत्रित अनियंत्रित इनकी हो जाएगी प्रतियोगिता, किसकी, वेबर की, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किंग्सले डेविस भी दिया गया है, तो इन्होंने संघर्ष की बात की थी, ठीक है। जब हम संघर्ष की बात करते तो इन्होंने कहा था संघर्ष के दो प्रकार बताए थे, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष, ठीक है। आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का जो कॉन्सेप्ट है ये इनके द्वारा दिया गया है। ग्रीन की बात करते हैं तो ग्रीन ने सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, सहयोग
शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये इनका कहना था। ठीक है, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा। सहयोग के प्रकार ग्रीन 3 बताते हैं। ठीक है, सहयोग के प्रकार ग्रीन ने 3 बताए हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, प्राथमिक सहयोग, प्राथमिक सहयोग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सहयोग हो जाएंगे। ये 3 प्रकार हैं सहयोग के, किसके, ग्रीन ने जो बताए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, इन्हें आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए, अब यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, जब 2 लोग एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं तो वे बनाते हैं, ऑप्शन है एक समाज, एक संस्था, एक संघ, एक युग्मीय समूह। बताइए सही क्या होगा। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, एक युग्मीय समूह का करते हैं। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। जॉनसन का आपको नाम याद आ रहा होगा। जॉनसन ने समूह निर्माण के लिए किसे माना था, समूह निर्माण का तत्व किसे माना था, समूह निर्माण का तत्व जॉनसन ने किसे माना था, महत्वपूर्ण तत्व, आपसी सहयोग को, आपसी सहयोग। और एक याद रखेंगे आप, संबंध को भी माना था। ठीक है, और ये जॉनसन ये भी कहते हैं कि समूह निर्माण के लिए आवश्यक तत्व संबंध है, लेकिन सभी संबंध समूह का निर्माण करते हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसे इस तरह से भी याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प डी होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सामाजिक अंतरक्रिया द्विपक्षीय है, यानी कि व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव। ये किसका तर्क है, ऑप्शन है ग्रीन, पार्कन बर्गस, लुंडबर्ग, मैकवेरन, पेज। सामाजिक अंतरक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव। ये बात किसके द्वारा की गई है, यहां पर राइट क्या होगा, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर पार्क एंड बर्गेस हो जाएगा। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आपको याद रखनी है बात, अंतर क्रिया के आधारभूत तत्व। ठीक है, अंतर क्रिया के आधारभूत तत्व कौन से हैं जिसके माध्यम से ही अंतर क्रिया हो सकती है। एक तो सामाजिक संपर्क है। ठीक है, सामाजिक संपर्क है, और दूसरा क्या होगा, संचार। ठीक है, एक सामाजिक संपर्क है और दूसरा क्या होगा, संचार होगा, ये बताया है इन्होंने। और गिलिन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, गिलिन की बात करते हैं तो गिलिन ने किसे माना है। ठीक है, गिलिन ने सामाजिक अंतरक्रिया के जो पहली अवस्था है, ठीक है, इन्होंने पहली अवस्था बताई थी सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था जो बताई है वो किसे बताई है, सामाजिक संपर्क। और गिलिन इसके प्रकार भी बताते हैं, सामाजिक संपर्क बताया है, और सामाजिक संपर्क 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क और अप्रत्यक्ष संपर्क। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये गिलिन ने बताया है। एक अलग इन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की भी बात की है गिलिन ने। ठीक है, ये भी याद रखें आप, सकारात्मक संपर्क और नकारात्मक संपर्क, ये 2 अन्य भी बताए थे इन्होंने, गिलिन ने। ठीक है, किसने बताए हैं, गिलिन ने बताए हैं। अंतरक्रिया के 2 आधारभूत तत्व होते हैं, एक सामाजिक संपर्क, दूसरा संचार। गिलिन ने सामाजिक अंतरक्रिया की पहली जो अवस्था बताई है वो संपर्क को बताई है। संपर्क 2 तरह के होते हैं, गिलिन कहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क, और 2 अन्य संपर्क में सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की बात भी की है गिलिन ने। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसका विश्वास है कि नाभिकीय परिवार की वैचारिकी ने विशेष रूप से गैर पाश्चात्य समाजों में इसके विकास को प्रोत्साहित किया है। ऑप्शन है गुडे, पार्सन्स, विल्सन, मार्क्स। चलिए बताएं, इनमें से किसका विश्वास है या किसका तर्क है कि न्यूक्लियर फैमिली, नाभिकीय परिवार की वैचारिकी ने विशेष रूप से गैर पाश्चात्य समाजों में इसके विकास को प्रोत्साहित किया है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा,
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुडे हो जाएगा। ठीक है, गुडे हो जाएगा। और गुडे ने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी है। ठीक है, गुडे ने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी है, ये भी आपको याद रखना है। गुडे ने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा गुडे ने प्रतिस्पर्धा की भी बात की है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा की भी बात की है। दो तरह की प्रतिस्पर्धा की ये बात करते हैं, शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है, शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। ये किसके बारे में बताया गया है, गुडे के द्वारा बताया गया है। और इसके अलावा गुडे ने सातवीकरण की बात भी की है। ठीक है, सातवीकरण की भी बात की है। इसके भी दो प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने आंशिक सातवीकरण बताया है, आंशिक सातवीकरण, और दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्ण सातवीकरण। आंशिक सातवीकरण और दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्ण सातवीकरण हो जाएगा। ये किसने बताए हैं, गुडे ने बताए हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। प्रतिस्पर्धा गुडे शैक्षणिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बताते हैं, सातवीकरण में आंशिक और पूर्ण बताते हैं। भूमिका सौदेबाजी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, समाज में भूमिका संघर्ष उत्पन्न होते हैं जब, ऑप्शंस देखिए, विकल्प ए है व्यक्ति अपनी उपयुक्त भूमिका के प्रति जागरूक नहीं होता, विकल्प बी व्यक्ति जानते हुए भी उपयुक्त भूमिका निर्वहन नहीं करते, विकल्प सी व्यक्तियों को भूमिका संपादन पर पुरस्कृत नहीं किया जाता है, विकल्प डी प्रत्येक की भूमिका सुस्पष्ट नहीं होती है। रोल कॉन्फ्लिक्ट कब उत्पन्न होता है, कब हमें देखने को मिलेगा, प्रत्येक की भूमिका सुस्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। और रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसका है, मर्टन ने दे रखा है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, यदि एक अध्यापक एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, क्या इसे कहा जाएगा, क्षैतिज गतिशीलता कहा जाएगा। ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता की बात, क्षैतिज गतिशीलता और उद्रक गतिशीलता, ये किसने बताए हैं, क्षैतिज और उद्रक गतिशीलता की जो बात है ये किसके द्वारा की गई है, सोरोकिन के द्वारा की गई है। ठीक है, किसने की है, सोरोकिन ने की है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित अध्ययन सोरोकिन के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसी भी देश में प्रजननता की दर प्रभावित होती है, ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, मनोवैज्ञानिक कारकों से, जैविकीय कारकों से, या फिर उपयुक्त सभी कारकों से। किसी भी देश में प्रजननता की दर प्रभावित होती है, क्या होगा यहाँ पर, राइट क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारकों से, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, यह विश्वास की विशिष्ट वस्तुओं में वैदिक आत्माओं का निवास होता है कहलाता है, ऑप्शन है जीवात्मावाद, जीववाद, जादू, आध्यात्मिकतावाद। विशिष्ट वस्तुओं में वैदिक आत्माओं का निवास होता है, इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, जीववाद होगा। ठीक है, जीववाद होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। टाइलर इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, टाइलर इससे जुड़े हुए हैं। और प्रकृतिवाद की अगर हम बात करते हैं, प्रकृतिवाद का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया है। प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है मैक्स मुलर ने दिया है, ये धन की उत्पत्ति से संबंधित इनका सिद्धांत है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इनमें से किसने भारतीय ग्रामों को ज्वाइंट तथा सिविलिट्री में विभाजित किया, मिलर, एच यानी कि हेनरी मैन, मैकिम मेरिट, एस.सी. दुबे यहाँ पर दिए गए हैं। मिलर, हेनरी मैन, मैकिम मेरिट, एस.सी. दुबे यहाँ पर दिए गए हैं। मिलर ने समूह के प्रकार बताए थे, दो बताए हैं, क्षैतिज समूह और उद्रक समूह। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने समूह शब्द का प्रयोग किया है, ग्रुप। लेकिन जब गतिशीलता की बात आती है ना, गतिशीलता की बात आएगी तो यहाँ पर क्या होंगे, सोरोकिन होंगे। सोरोकिन ने ये दो गतिशीलता के प्रकार बताए थे। मिलर ने यहाँ क्षैतिज समूह और उद्रक समूह यानी ग्रुप की बात की है। और यहाँ पर हेनरी मैन होगा। ठीक है, हेनरी मैन होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मुस्लिम विवाह में विवाह के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि, घोषित जो राशि होती है उसे क्या कहा जाता है, दहेज, मेहर, खुला मुता यहाँ पर दिया गया है। मुस्लिम विवाह में विवाह के समय दूल्हे द्वारा जो दुल्हन को राशि दी जाती है, धन दिया जाता है, उसे हम मेहर कहते हैं। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? चलिए आइए देखिए, विकल्प ए है कार्य प्रणाली की संगठित व्यवस्था, मानव समूह की क्रमबद्ध व्यवस्था, मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि का माध्यम, सामूहिक अभिभूत सन्निहित। बताएं कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? संस्था की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, तो मानव समूह की क्रमबद्ध व्यवस्था ये नहीं होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्था की अवधारणा किसने दी है? संस्था की अवधारणा किसकी है? समनर की है। ठीक है, संस्था की अवधारणा किसकी है? समनर की है। संस्थाकरण की अवधारणा की बात आती है तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये पार्सन्स के द्वारा संस्थाकरण दिया गया है। द्वितीयक संस्था की बात आए, ठीक है, द्वितीयक संस्था की अगर बात आ जाए तो ये द्वितीयक संस्था का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? पार्सन्स के द्वारा दिया गया है, इसे याद रखेंगे। संपूर्ण संस्था की बात आ जाए, ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन की बात आ जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी है सही। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? मैकेवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, जिन्सबर्ग, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अर्ध सहभागी समूह, अर्ध सहभागी समूह का कॉन्सेप्ट किसका है? जिन्सबर्ग, और साथ में आपको नाम याद रखना है बोटोमोर। ठीक है, किसे कहते हैं? व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिसमें निश्चित संगठन प्लस जागरूकता का अभाव होता है। ठीक है, जागरूकता का अभाव होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे? क्वाइसी ग्रुप कहेंगे, अर्ध समूह या आभासी समूह कहेंगे। उदाहरण के तौर पर बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए, ट्रेन का वेट करते हुए, रेलवे स्टेशन पर, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे? जिसमें निश्चित संगठन का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, कि वे सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्वाइसी ग्रुप कहेंगे। ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्राथमिक लग गया है, अर्ध प्राथमिक समूह, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑकबर्न, समनर, कूले, हेलर यहाँ पर है। अर्ध प्राथमिक समूह, तो जब प्राथमिक लग जाएगा अर्ध के बाद तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कूले का हो जाएगा। ठीक है, CH कूले का हो जाएगा। और इन्होंने जब अर्ध प्राथमिक समूह की बात की तो इसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे समूह में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर कूले की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ठीक है, प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट दे रखा है, किस पुस्तक में दिया है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है? 1909 में ये बुक आती है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी ग्रुप के एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, उदाहरण। ठीक है, परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, तो पहचानना होता है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण है या कौन सा नहीं है। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है, प्राइमरी ग्रुप का है किसका, किस पुस्तक में दिया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। कूले ने कहा क्या था? कि व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी है। अब यहाँ पर देखिए, अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है या तर्क है? ऑप्शंस है स्मॉल, हॉट एंड रेस, मैरल एंड एल्ड्रेस, बोटोमोर। अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह कहलाता है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हॉट एंड रेस हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसका तर्क है? कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है। ऑप्शन है एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन ब्रिफॉल्ट। किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीटर लॉसलेट हो जाएगा। ठीक है, पीटर लॉसलेट हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिफॉल्ट आप देख रहे हैं तो इन्होंने मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों साथ साथ ना रहकर अपने जन्म के परिवार में ही निवास करते हैं, वह परिवार क्या है? प्रतिशय परिवार, द्विस्थानी परिवार, समन्वयवादी परिवार, क्लासिक विस्तृत परिवार। ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों साथ साथ ना रहकर अपने जन्म के परिवार में ही निवास करते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहा जाएगा? द्विस्थानीय परिवार।
द्विस्थानी परिवार, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। ऑप्शन है भूमिका, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, शक्ति। बताएं भूमिका क्या है? पद से संबंधित कार्य। भूमिका किसे कहते हैं? पद से संबंधित जो कार्य होते हैं उन्हें हम भूमिका कहते हैं। परिस्थिति क्या है? समाज में व्यक्ति का पद, है ना, समाज में व्यक्ति का जो पद होता है वही स्टेटस कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा? प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति से होता है, परिस्थिति से संबंधित है। और सम्मान की अगर हम बात करें, सम्मान, ठीक है, सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो ये रोल से रिलेटेड होता है, भूमिका से संबंधित होती है। कोई अपने पद यानी कि जो परिस्थिति है उससे संबंधित कितने अच्छी तरीके से भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है, तो उससे सम्मान की जो धारणा है या अवधारणा हम कहें, ये जुड़ जाती है। और यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को हम क्या कहेंगे? रोल कहेंगे, भूमिका कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।